वेलकम स्टूडेंट्स, ये आपका T6 टेस्ट सीरीज 6th आपके टेस्ट सीरीज का फुल लेंथ टेस्ट। चलिए उसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट कांस्टेंट वेलोसिटी इफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन देन द बॉम्ब। भाई सीधी सीधी सी बात है कि आपसे कह रहा है कि भाई एक एरोप्लेन है और उस एरोप्लेन से हमने बॉम्ब को ड्रॉप करा है। देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप किसी मूविंग फ्रेम से ड्रॉप करोगे तो उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उतनी ही होगी जितना उस फ्रेम की अपनी वेलोसिटी है। क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि जब आप ये एरोप्लेन से जब आप ये बॉम्ब को ड्रॉप करोगे, भाई ये एरोप्लेन से काम चला लेना, ऐसा एरोप्लेन, ठीक है। अब इस एरोप्लेन से आप जब बॉम्ब को ड्रॉप करोगे तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही होगी। हाँ, ये अलग बात है कि बॉम्ब विल अक्वायर द वर्टिकल वेलोसिटी एज वेल बिकॉज मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल वेलोसिटी भी ये गेन करेगा। बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितना इस एरोप्लेन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है। क्लियर है? क्योंकि आपने इसको कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो अलग से दी नहीं है। इस बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी सेम, भले ये रिजल्टेंट वेलोसिटी की वजह से कहीं पे भी लैंड करे, मगर मैं ये कह सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा इस बॉम्ब का वो उतना ही होगा जितना एरोप्लेन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस है। Distance covered by aeroplane and distance covered by the bomb in equal interval of time will be equal because both horizontal velocity are same. Both horizontal velocity are same. Horizontal velocity क्या है? Same है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमेशा this bomb will be below the aeroplane. हमेशा ये बॉम्ब कहाँ होगा? एरोप्लेन के नीचे ही होगा भाई, एरोप्लेन के नीचे ही होगा। तो आप देखो ऑप्शंस पढ़ो। हिट द अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन, बिल्कुल सही बात है, पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें, तो बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट हिट द अर्थ एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन बिल्कुल सही बात है बिकॉज दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉड इज प्लेस्ड फ्रीली ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड द स्ट्रेस इफ टेंपरेचर इज इंक्रीज्ड। यहां पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? अब देखिए सर आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द स्ट्रेस इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हैं तो आपको क्या बताना है? यू हैव टू फाइंड आउट द स्ट्रेस। बेटे यहां पर दिमाग में एक चीज आ सकती है, दैट इज द थर्मल स्ट्रेस। अब इस थर्मल स्ट्रेस की बात को अगर आप समझो तो मेरे बेटे आपने पढ़ा होगा कि थर्मल स्ट्रेस तब डेवलप होता है व्हेन द रॉड इज नॉट अलाउड टू एक्सपैंड इवन आफ्टर द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया तो भाई थर्मल एक्सपेंशन होगा, और थर्मल एक्सपेंशन होगा तो बॉडी क्या करना चाहेगी? एक्सपैंड करना चाहेगी। लेकिन आपने इसको दो सपोर्ट के बीच में क्या कर रखा है? दो सपोर्ट के बीच में इसको रोक रखा है। यू आर नॉट अलाउइंग टू एक्सपैंड। एक्सपैंड होना चाहता है मगर आप इसको अलाउ नहीं कर रहे हो टू एक्सपैंड, तो उस केस में जो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड एज थर्मल स्ट्रेस। लेकिन बेटा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया और इसको आप फैलने भी दे रहे हो, मतलब रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है, तो उस केस में ये एक्सपैंड करेगा, है ना, ये एक्सपैंड करेगा, इसके एक्सपेंशन को कोई रोक नहीं रहा, तो इसके अंदर कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। देयर विल बी नो थर्मल स्ट्रेस। हमेशा याद रखो थर्मल स्ट्रेस वो नहीं होता कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो जो स्ट्रेस डेवलप हुआ। स्ट्रेस कब डेवलप होगा? जब उसको एक्सपैंड करने से रोका जाए तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा दैट विल बी द थर्मल स्ट्रेस। लेकिन यहां पर रोकने वाला कोई नहीं है। सरफेस भी कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शन भी होता तो भी रोका जा सकता था या थर्मल स्ट्रेस होता, लेकिन फ्रिक्शन भी नहीं है तो ये इजीली एक्सपैंड कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं होगा, थर्मल स्ट्रेस विल बी जीरो। आगे बढ़ते हैं। 3 आइडेंटिकल रॉड्स आर जॉइंड इन द शेप ऑफ वाई एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द जंक्शन टेम्परेचर? टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन बताना है तो आप सबको मालूम है कि यहां से मान लो हीट करंट या थर्मल करंट H1, यहां से थर्मल करंट H2, तो यहां से जो थर्मल करंट जाएगा दैट वुड बी द सम ऑफ दीस टू थर्मल करंट्स। और आपसे कहा है कि रॉड कैसी है? 3 आइडेंटिकल रॉड। आइडेंटिकल का मतलब होता है लेंथ भी सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम और मटेरियल भी सेम। इसका मतलब तीनों का थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रॉड वुड बी सेम। और आपको मालूम है थर्मल करंट को आप लिखते क्या हो? टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। तो क्या लिखोगे सर आप लिखोगे H1 प्लस ऑफ H2 इज इक्वल टू H। H1 प्लस ऑफ H2 इज इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू H। H1 को अपन क्या लिख सकते हैं? तो दैट विल बी रिटन एज 60
माइनस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर, प्लस ऑफ कितना लिख सकते हैं 40 माइनस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आर, दिस विल बी इक्वल टू थीटा माइनस ऑफ 20 डिवाइडेड बाय आर। आर सबका सेम इसलिए क्योंकि तीनों आइडेंटिकल रॉड्स हैं, ऑल दिस थ्री आर आइडेंटिकल रॉड्स। अब इसको सॉल्व कर दो, तो आप जब सॉल्व करोगे तो थीटा थीटा थीटा, तीनों थीटा एक तरफ कर दो, 3 थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, इस 20 को इधर ले आओ तो 60 40 और 120, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू विल बी इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, थीटा विल बी इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द लीनियर मोमेंटम p of a particle varies with time t as p is equal to t square minus of 2t I cap, acceleration of the particle will be 0 at t equal to, कितने टाइम पे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जीरो होगा, कितने टाइम पे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जीरो होगा। देखो मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है इसका मतलब फोर्स जीरो होना चाहिए, और फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब जिस समय पे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बिकम जीरो, दैट मींस द फोर्स विल बिकम जीरो, और उस समय पे आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो पहली बात तो आप फोर्स कब जीरो हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जीरो कब हो रहा है वो निकाल लो। तो फोर्स की वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, फोर्स की वैल्यू को लिख सकते हैं dp अपॉन dt, और dp अपॉन dt कैन बी रिटन एज इक्वल टू 2t माइनस ऑफ 2, और इसको जीरो करना है तो 2t माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 सेकेंड, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। The vertical height of the projectile projected with a speed u is maximum when angle of projection with the horizontal is, बेटा सीधा सीधा आपको मालूम है कि वर्टिकल हाइट की जो वैल्यू होती है किसी भी प्रोजेक्टाइल के केस में वो होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अगर आपने u को सेम रखा, मतलब u इज कांस्टेंट, g इज इटसेल्फ अ कांस्टेंट नियर द अर्थ सरफेस, 2 इज अ कांस्टेंट, इसका मतलब है कि h की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और ये कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री, दैट मींस पाई बाय 2, ग्राउंड से पाई बाय 2, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अ फोर्स F इज इक्वल टू इतना 6i cap minus of 8j cap plus of 10k cap is applied on a body to produce net acceleration of 1 meter per second square. The total mass of the body is, अब यहाँ पर देखिए आपको सीधा सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला एक अप्लाई करना है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास इज इक्वल टू फोर्स बाय एक्सेलरेशन होगा। मगर आपको फोर्स यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो आप फोर्स का क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकालो, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वुड बी इक्वल टू व्हाट, तो अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर इज 36, 8 का स्क्वायर इज 64, तो 36 64 100, और 10 का स्क्वायर इज ऑल्सो 100, तो 100 प्लस ऑफ 100 200, और 200 का मतलब कितना हो गया 10 रूट 2, ये आ गया सर हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो मास की वैल्यू फोर्स बाय एक्सेलरेशन, तो 10 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 1, तो दैट विल बी इक्वल टू 10 रूट 2 डिवाइडेड बाई 1, दैट विल बी इक्वल टू 10 रूट 2 kg, दैट विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। A particle has an initial velocity 4i cap plus of 2j cap and acceleration of 0.8i cap plus of 0.3j cap. Its speed after 10 seconds. अब देखो इस पार्टिकल में वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग भी है, y के अलोंग भी है, एंड एक्सेलरेशन भी x और y दोनों में है। वेलोसिटी x और y दोनों में है, और एक्सेलरेशन भी कहाँ है, एक्सेलरेशन भी x और y दोनों में है सर। तो ऐसे केस को हम कहते हैं मोशन इन प्लेन और मोशन इन 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन में यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों x में भी है और y में भी है। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स x में भी निकालना पड़ेगा और y में भी निकालना पड़ेगा यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग x एक्सिस एज वेल एज अलोंग y एक्सिस। क्लियर हो गई बात। और उसके बाद उसका रिजल्टेंट निकाल लोगे तो यू विल गेट द नेट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। कैसे निकालोगे, कुछ नहीं सर, अगर आप x के अलोंग बात कर रहे हो तो x में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 4, प्लस ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0.8, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम की वैल्यू कितनी है 10 सेकेंड्स, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 12 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से अगर वी वाई निकालो तो वी वाई की वैल्यू क्या होगी, वी वाई की वैल्यू हो जाएगी सर वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इज 2 प्लस ऑफ 0.3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 2 5 मीटर पर सेकेंड, राइट बेटा। अब नेट वेलोसिटी लिखो तो अंडर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस ऑफ vy का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज 144, 5 का स्क्वायर इज 25, 144 प्लस 25 इज 169, और 169 का अगर रूट ले लें तो दिस विल बी इक्वल टू 13,
है ना, सॉरी 169 का रूट ले लें तो दिस विल बी इक्वल टू 13, तो ये 13 यूनिट्स वुड बी द आंसर। यूनिट्स इसलिए क्योंकि बाकी इसकी यूनिट गिवन नहीं है, तो इसलिए इसकी यूनिट्स लिख दिया गया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। The potential energy of the particle in a force field is U is equal to A by R square plus B by R, where A and B are positive constants and R is the distance of the particle from the center of the field. For a stable equilibrium, the distance of the particle is। ऐसे सवाल आपने क्लास में भी करे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपने 100% क्लास में करा होगा, ऐसा सवाल नीट में पहले आया भी हुआ है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, कुछ नहीं सर, आप सीधा सीधा जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आपको गिवन है उसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू आर, है ना, पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और उसको जीरो से इक्वेट करो, आर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर पहली बात तो आप ये लिख सकते हो कि u इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज r माइनस 2 टू द पावर a प्लस ऑफ r पे पावर माइनस 1 टू द पावर b। ऐसे मैंने लिख दिया है अपने लिए डिफरेंशिएशन करने के लिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो du बाई डी आर विल बी इक्वल टू कितना, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2r टू द पावर माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई r पे पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई b एंड दिस होल मस्ट बी इक्वेटेड टू 0, दिस होल मस्ट बी इक्वेटेड टू 0। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस ऑफ 2a डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, इधर ले आओ प्लस b अपॉन r का स्क्वायर, r का स्क्वायर से ये कैंसिल, तो r की वैल्यू क्या हो गई, r की वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ a बाई b, ऑब्वियसली विद अ नेगेटिव साइन। यहाँ नेगेटिव साइन नहीं है तो इसलिए मॉड ऑफ दैट नेगेटिव साइन विल बी इक्वल टू 2ab, राइट। आगे बढ़ते हैं। If the slope of PV curve for isothermal process is x, then the slope of PV curve for adiabatic process। ये सिंपल सा एक रिजल्ट है जो आपको याद होगा कि slope of adiabatic process is always equal to gamma times of slope of isothermal process। Slope of adiabatic process is equal to gamma times of slope of isothermal process। मतलब isothermal process का जो slope है उसको अगर मैं गामा से मल्टीप्लाई कर दूं तो that becomes the slope of adiabatic process, है ना। अब आपसे क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस को उसने x कहा और किसके लिए आपको एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप पूछ रहा है, डायटोमिक गैस के लिए। तो गामा फॉर द डायटोमिक गैस इज 7/5, गामा फॉर डायटोमिक गैस इज 7/5 और स्लोप कितना x, तो 7/5x विल बी द आंसर। आगे बढ़ते हैं। असर्शन इंपल्स एंड मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन, बिल्कुल सही बात। क्यों सर, क्योंकि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है जिसको हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम भी तो मोमेंटम ही आएगा ना, तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। और आपसे क्या कह रहा है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, बिल्कुल सही बात, ये भी सही बात और ये भी सही बात। आपसे कह रहा है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, बिल्कुल सही बात है, इंपल्स मोमेंटम के चेंज के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है और ये रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों, क्योंकि आपसे कहा रीजन में कि मोमेंटम और इंपल्स हैव द सेम डायमेंशन, है ना। और उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि सेकंड लॉ के अनुसार इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। बात समझ में आई। तो रीजन जो है, असर्शन एंड रीजन दोनों सही है और रीजन क्या है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। फॉर सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ स्टैटिक लिक्विड चूज करेक्ट स्टेटमेंट, द नेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑन इट इज 0। पहली बात तो ये समझो कि सरफेस मॉलिक्यूल का मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई लिक्विड का सरफेस लिया और उस सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल आपने कंसीडर किया, मान लीजिए कि आपने इस पे कोई मॉलिक्यूल, यहां पर कोई मॉलिक्यूल आपने कंसीडर कर लिया, यहां पर सरफेस पे, है ना, सरफेस फिल्म में आपने कोई मॉलिक्यूल कंसीडर कर लिया। तो इस मॉलिक्यूल पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो इधर भी लगेगा, 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 लेकिन इसके ऊपर इस लिक्विड का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इसके ऊपर लिक्विड का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसके ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल्स का फोर्स लग रहा है इस पर ऑन द राइट एंड ऑन द लेफ्ट, दे विल ऑब्वियसली गेट कैंसल आउट। इसका मतलब इसका एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा इस पर, यानी भाई इन सब का रिजल्टेंट डाउनवर्ड ही तो आएगा। इसका मतलब जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होता है उस पे नेट डाउनवर्ड फोर्स होता है, इसी की वजह से जो सरफेस टेंशन होता है, पढ़ा होगा अपने क्लास में। तो अब आपसे क्या कह रहा है कि भैया पहला ऑप्शन द नेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑन इट इज 0, झूठी बात। द नेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑन इट इज नॉन जीरो एंड इन आइदर लेफ्ट और राइट साइड, ये भी गलत बात। देयर इज अ नेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डाउनवर्ड, बिल्कुल सही बात। एक नेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ रहा है और किधर आ रहा है, डाउनवर्ड्स आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ जाइए। आगे अगला सवाल
आपसे कह रहा है टाइम फॉर 40 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज मेजर्ड एज 49.6, 49.9, 49.5 सेकंड्स। व्हाट इज द प्रिसिशन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टाइम। बेटे आपको मालूम है कि प्रिसिशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, प्रिसिशन का दूसरा मतलब लीस्ट काउंट ही तो होता है ना। प्रिसिशन का मतलब लीस्ट काउंट, एक तरह से मतलब एक तरह से क्या मतलब लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो 49.6, 49.9, 49.5, तो अगर हम इसमें प्रिसिशन की वैल्यू देखें तो डेसिमल के बाद एक है, इसका मतलब 0.1 सेकेंड विल बी द प्रिसिशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। आगे बढ़ जाइए। द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इज 3:2। द टू रॉड्स ऑफ द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम थर्मल रेजिस्टेंसेस विल हैव लेंथ्स इन द रेशियो। यहां पर एक बात समझिए, आपसे कह रहा है थर्मल रेजिस्टेंसेस ऑफ बोथ द रॉड्स आर सेम। क्लियर है। तो मतलब मैं ये लिख सकता हूं L1 अपॉन K1 मल्टीप्लाइड बाई A इज इक्वल टू L2 अपॉन K2 मल्टीप्लाइड बाई A से A छमछम, बिकॉज आपसे कहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, राइट। आपसे कह रहा है कि भाई साहब L1 अपॉन L2 का रेशियो बताइए। अगर K1 और K2 का रेशियो आपको गिवन है तो K1 K2 का रेशियो कितना है, तो K1 K2 का रेशियो 3:2 है, तो L1 और L2 का भी रेशियो 3:2 ही होगा। दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन फ्लूइड फ्लो इज फाउंड। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल किस में फाउंड होता है, तो ऑब्वियसली मैग्नस इफेक्ट। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, क्लास में सुना भी होगा, बुक्स में पढ़ा होगा। मैग्नस इफेक्ट, स्पिनिंग ऑफ बॉल जो होता है, स्पिनिंग ऑफ बॉल, बॉल जो स्पिन करती है तो वो स्पिनिंग ऑफ बॉल किस पे होता है, मैग्नस इफेक्ट। और मैग्नस इफेक्ट क्या है, एप्लीकेशन, बर्नौलीज का एप्लीकेशन ही है इसमें, ठीक है। तो ये मैग्नस इफेक्ट, विस्कोसिटी वगैरह नहीं है बेटा, मैग्नस इफेक्ट इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज। आगे बढ़ते हैं। इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0। भाई ये सिंपल सा सवाल है, अगर किसी भी सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क 0 होगा तो नेट टॉर्क 0 होगा, इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन एज कंजर्व्ड और एंगुलर मोमेंटम का चेंज विल बी इक्वल टू 0। भाई नेट फोर्स 0 होने का क्या मतलब, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। तो नेट टॉर्क 0 होने का क्या मतलब, नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। अब आगे पढ़ लो, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड, ये जरूरी नहीं है। भाई टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट 0 हो, ठीक है, लेकिन उस पॉइंट के अबाउट नेट फोर्स 0 ना हो, ये पॉसिबल है भाई, ठीक है, ये पॉसिबल है। क्लियर है। तो इसलिए हम इसको तो नहीं मान सकते। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, यही मान सकते हैं कि अगर टॉर्क नहीं है, टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज, राइट। आगे बढ़ते हैं। द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा ये सिंपल सा एक आपको पता ही है फॉर्मूला, कि अगर छोटे g का फॉर्मूला लिखा जाए तो gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर हो जाता है। तो g बाई g को अगर हम लिखें तो m बाई r स्क्वायर हो जाता है, और m के लिए kg आ जाएगा। देखो गलत तो नहीं करा है, g बाई जी लिखा है ना हमने, g बाई जी, सॉरी ये r स्क्वायर बाई एम होगा, माय बैड, r स्क्वायर बाई एम होगा। तो r के लिए क्या आ जाता है, m आ जाता है, और मास के लिए kg आ जाता है, मतलब मीटर स्क्वायर पर kg। आगे बढ़ते हैं। A cricketer catches a ball of mass 200 gram moving with a speed of 25 meter per second in 0.2 second. Then force experienced by the cricketer. देखो बेटा, force experienced is always equal to rate of change of momentum. तो जब आप कैच कर लोगे तो आपका जो मोमेंटम है, मतलब बॉल का जो मोमेंटम है जिसको आपने कैच करा, तो बॉल कैच होने के बाद रेस्ट में आ गई तो मोमेंटम बिकम 0। तो चेंज क्या हुआ, जो इनिशियल मोमेंटम है वही चेंज के बराबर आएगा। तो इसलिए फोर्स कैसे लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख सकते हो। और मोमेंटम के चेंज में अगर आप मॉड ले लोगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ ये 0 माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम विल बी मास इनटू वेलोसिटी। तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय कितनी देर में भाई साहब, तो 0.2 सेकंड्स में, ठीक है। तो मॉड लगा दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 0.2 से 0.2 कैंसिल हो गया तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 25 न्यूटन। अब आगे बढ़िए। टू प्लैनेट्स ए एंड बी हैव सेम डेंसिटी, द रेडियस ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, द रेशियो ऑफ एस्केप स्पीड वी इज टू वी बी। अच्छा आप लोगों को याद होगा कि एस्केप वेलोसिटी, एस्केप स्पीड is equal to under root of 2gm divided by r, ऐसा होता है। अब यहां पर कह रहा है मास नहीं दिया उसने, क्या दे दिया आपको, डेंसिटी दे दिया है ना, मास नहीं दिया आपको, डेंसिटी दे दिया। तो चलो उस पर बात कर लेते हैं। तो मास को डेंसिटी के टर्म्स में अगर लिखा जाए, प्लैनेट का कोई शेप नहीं है, स्फेरिकल मान लीजिए, 2g4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई रो, ऐसा लिख सकते हैं मास को। डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया सर हमने, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय आर। तो एक आर से ये आर कटेगा तो स्क्वायर आ जाएगा। कैपिटल जी सेम है, आपसे कह रहा है कि सेम डेंसिटी है, रो भी सेम है, पाई वाई तो कांस्टेंट ही है। इसका मतलब एस्केप स्पीड जो है दैट
दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्केप स्पीड। ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो आर हो जाएगा ना, तो एस्केप स्पीड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आपसे कह रहा है कि वी ए इज टू वी बी बताइए, वी ए इज टू वी बी विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ ए इज टू रेडियस ऑफ बी, और रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी में क्या रिलेशन बोला उसने, आपसे बोला कि द रेडियस ऑफ ए की वैल्यू ट्वाइस है दैट ऑफ द बी, तो रेडियस ऑफ ए, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 2r डिवाइडेड बाय r, r से r छम तो 2/1, इसका मतलब ये 2:1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कह रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू masses is if when they are placed in water, if the whole setup of masses is dipped in oil, then new force of gravitation between them will be, distance between two masses remains same in two cases। भाई जब डिस्टेंस सेम है, देखो मासेस वही है, डिस्टेंस वही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसको मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए फोर्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स विल रिमेन एज एफ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए कौन सा ब्लॉक है, ये वाला है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसने सवाल में कहा है। Then the acceleration of block B का acceleration आपको बताना है if all the surfaces are frictionless, smooth surface अर्थात frictionless। एक बात तो क्लियर है सर कि इस ब्लॉक को पकड़ के आप आगे खींच रहे हो तो ये स्प्रिंग इलोंगेट होगी, और ये स्प्रिंग इलोंगेट होगी तो इधर इस एंड पे फोर्स इधर लगेगा, और ये वाला जो एंड है स्प्रिंग का वो आगे खींचेगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। मतलब अगर मैं ब्लॉक ए की बात करूं तो ब्लॉक ए पे जो फोर्स है जो इसको आगे खींच रहा है दैट इज के एक्स, और कितने एक्सेलरेशन से खींच रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ब्लॉक का मास कितना है 1 kg है, तो हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट मींस 1 into 2 दैट इज इक्वल टू के एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, तो के एक्स की वैल्यू 2 हो गई। दिस इज माय वन ऑफ द इक्वेशन, के एक्स की वैल्यू 2 हो गई। भाई सीधी बात है, के एक्स की वैल्यू 2 हो गई। अब यही के एक्स तो यहां पर भी है, यही के एक्स यहां पर भी है, तो इस वाले ब्लॉक के लिए अगर मैं बात करूं, इस वाले ब्लॉक के लिए जिसका मास कितना है, तो द मास ऑफ दिस ब्लॉक इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, तो इस वाले ब्लॉक के लिए इधर जो फोर्स लग रहा है दैट इज 10, इधर जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू के एक्स, और इधर इसका एक्सेलरेशन बताना है आपको, ठीक है। तो 10 माइनस ऑफ के एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 10 माइनस ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ए, के एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2 लिख सकता हूं, पहले ही निकाला है आपने, दिस विल बी इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी, तो a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड। देखो 10 माइनस ऑफ के एक्स बराबर 2a, 10 माइनस 2 बराबर 8, तो 2a, तो a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि द एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ओवर अ रोटेटिंग फ्लाईव्हील इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन थीटा इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस ऑफ 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 40 माइनस ऑफ 5 रेडियन। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाईव्हील एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड। सिंपल सा सवाल है, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो अल्फा आ जाएगा। भाई थीटा से अल्फा लाना है, पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा आएगा, फिर ओमेगा को डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा आएगा, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो ओमेगा इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 6t स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो 6t, इसका डिफरेंशिएशन करो माइनस ऑफ 4, उसका डिफरेंशिएशन 0। अल्फा, अल्फा का मतलब डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी करो तो यहां क्या आ जाएगा 12t माइनस ऑफ 6, और इसका डिफरेंशिएशन 0। कब बताना है, 1 सेकंड पे बताना है, तो 12 into 1 माइनस ऑफ 6, दिस विल बी इक्वल टू 6। तो आंसर क्या आएगा 6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a अपॉन b इन गिवन एक्सप्रेशन। a अपॉन बी का गिवन एक्सप्रेशन में डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, a अपॉन बी का गिवन एक्सप्रेशन में डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, ठीक है भाई। तो आप देखो ये ऊपर अगर आप देखोगे न्यूमरेटर में तो a माइनस ऑफ x लिखा हुआ है, और यहां पर w क्या है, वर्क डन है, और x क्या है, पोजीशन है। w इज वर्क डन और x क्या है, पोजीशन है। तो w वर्क डन है और x पोजीशन है, तो a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो x के डायमेंशनल फॉर्मूले ही तो होगा, मतलब a और x का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, बिकॉज द क्वांटिटीज व्हिच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो a माइनस ऑफ x लिखा हुआ है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब x और a का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्वियसली हैज टू बी सेम। क्लियर है? तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला l हो गया। अब b का निकालना है, तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो a का डायमेंशन b इज इक्वल टू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई w लिख सकता हूं,
B इज इक्वल टू A माइनस एक्स डिवाइडेड बाई W। A माइनस एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सर L होगा, क्योंकि भाई A माइनस एक्स भी करोगे तब भी जो क्वांटिटी आएगी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला L ही तो होगा। लेंथ में से लेंथ सब्ट्रैक्ट होगा तो लेंथ ही तो आएगा, ठीक है। और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर t टू द पावर माइनस ऑफ 2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो जाएगा m पे पावर माइनस 1, ये ऊपर गया तो l पे पावर माइनस 1 t का पावर 2, ऐसा आ जाएगा। अब उसने कहा कि a और b का बताइए, a अपॉन b, तो a इज l और b इज A इज L और B इज M पे पावर माइनस 1, L पे पावर माइनस 1, T का पावर 2, इसका बताइए। तो इसका अगर आप बताओगे तो क्या लिखोगे आप लिखोगे इस पे ऊपर चला गया तो ये M हो जाएगा, ये L ऊपर गया तो L का पावर 2 हो जाएगा और T का पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। ml स्क्वायर T टू द पावर माइनस 2 मेरे हिसाब से तो आ रहा है, देख लो भाई कोई गलती ना हो। ये L ऊपर गया तो 1 हो जाएगा और ऊपर ऑलरेडी एक 1 है तो L 2 हो जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। VRMS, V average and VMP मतलब most probable speed। यहाँ रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आर थ्री टाइप्स ऑफ स्पीड्स exhibited by a gas, namely root mean square, average and most probable speed of a gas obeying Maxwell's velocity distribution। ठीक है भाई, ये बात तो हम जानते ही हैं। Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपसे कह रहा है VRMS is highest speed out of the three speeds, बिल्कुल सही बात है, यही खत्म भाई, यही खत्म। VRMS सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद V एवरेज होता है, उसके बाद V मोस्ट प्रोबेबल होता है, ठीक है। आप याद रखने के लिए राम याद रख लें या रैम याद रख लें, आपकी मर्जी है। अब आपसे कह रहा है गन इज एम्ड एट अ टारगेट इन अ लाइन ऑफ इट्स बैरल, मतलब एक टारगेट है जो बैरल के लाइन में है, इसका मतलब ये बैरल है, इसी के लाइन में एक टारगेट है, यहाँ एक टारगेट है जो इसी के लाइन में है, क्लियर है। अब आपसे क्या कह रहा है? द टारगेट इज रिलीज एंड अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी एट द सेम इंस्टेंट द गन इज फायर्ड, मतलब जिस इंस्टेंट पे यहां से गन फायर हुआ उसी इंस्टेंट पे यहां से टारगेट को रिलीज किया, आपने रिलीज किया है। इसका मतलब बुलेट जो फायर हुआ होगा उस बुलेट में भी हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी होगी, इसका मतलब इसकी भी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, और यहां से जो टारगेट आपने रिलीज किया उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन 0, ठीक है। इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन 0 और बुलेट की भी इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन 0। इसका मतलब सेम टाइम में जितना ये नीचे आएगा उतना ही ये सेम टाइम में ये भी नीचे आएगा, दोनों सेम टाइम में नीचे आएंगे सेम वैल्यू से। आगे क्या कहता है वो सुन लो। Under the gravity at the same instant of the gun is fired, the bullet will, target is in the range of bullet, target जो है वो बुलेट की रेंज में ही लाई कर रहा है, तो y जितना ये कवर करेगा इन अ टाइम t उतना ही y ये भी कवर करेगा इन द सेम टाइम ऑफ t, and undoubtedly this bullet will somehow, this bullet will finally hit the target after some time, ठीक है, क्योंकि y डायरेक्शन में दोनों का मोशन सेम है और ये रेंज में भी है। रेंज मतलब ये बुलेट का जो रेंज है उसके अंदर ही लाई कर रहा है, इसके बाहर होता तो फिर तो नहीं टकरा सकता ना, फिर तो ये ग्राउंड पे गिर जाएगा और वो दूर है, दूरी कवर नहीं हो पाएगी। मगर अगर इट इज इन द रेंज तो वाई डायरेक्शन में दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन द सेम टाइम दैट विल बी सेम एंड बुलेट विल फाइनली हिट द टारगेट, बुलेट आपका जो टारगेट है उसको हिट करेगा। आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है 25th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincides with 28th division of main scale, MSD 20 है, VSD 25 है, then the least count of vernier caliper, least count आप निकालते हो तो least count में आप क्या लिखते हो? 1 MSD माइनस ऑफ VSD, यही तो लिखते हो आप, ठीक है। अब देखो यहां पर VSD को MSD में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो टर्म है वो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 20/25 मल्टीप्लाइड बाई 1 mm, यही तो लिखा जाएगा। तो 25 और 20 5 ये 25 और 20 5 5 5 25 1/5 इंटू 1 1/5 इंटू 1 मतलब 0.2 mm 0.2 mm, ये आंसर होना चाहिए सर, ये आंसर होगा सर हमारा। आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है सर आपसे? आगे आपसे कह रहा है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बिल्कुल सही बात। लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज कंजर्व्ड ओनली इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट, यही बात तो गलत हो गई। एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स शुड नॉट बी प्रेजेंट। हाँ, लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज अ फॉल्स, रीजन इज फॉल्स स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। If amplitude of oscillation of a simple pendulum is increased by 20%, then the percentage change in its maximum काइनेटिक एनर्जी विल बी। देखो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू हो या पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू हो, अगर वर्ड मैक्सिमम है
तो दिस विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी इन द केस ऑफ एसएचएम। और टोटल एनर्जी को अपन कैसे लिखते हैं, तो एनर्जी को लिखने का तरीका हम लिख सकते हैं हाफ इंटू के इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी इनिशियल एनर्जी है, राइट। अब आपसे क्या कह रहा है कि इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ये मान लो ये इनिशियल एनर्जी थी भाई जब एम्पलीट्यूड ए था, अब एम्पलीट्यूड को हमने बढ़ा दिया बाय 20%, तो ए प्लस ऑफ 20/100 टाइम्स ऑफ ए लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा सर, 20 और ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6A डिवाइडेड बाई 5। अब आपसे क्या कह रहा है, तो भाई नई वाली एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू के इंटू 6A/5 का स्क्वायर। आपसे कह रहा है परसेंटेज चेंज बता दीजिए, तो परसेंटेज चेंज बताइएगा तो हाफ इंटू के इंटू ए का स्क्वायर इंटू 36 डिवाइडेड बाई 25 माइनस ऑफ हाफ इंटू के इंटू ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ इंटू के इंटू ए का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100। भाई परसेंटेज चेंज का मतलब हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस ऑफ इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई द ओरिजिनल वैल्यू, तो हाफ के स्क्वायर हाफ के स्क्वायर हाफ के स्क्वायर कैंसिल, ये 36 25 माइनस ऑफ 1, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 36 में से 25 चला गया तो कितना हो गया भाई साहब, 11 हो गया, डिवाइडेड बाई 25 हो गया इंटू 100 हो गया, सॉल्व करोगे तो 25 4 100 11, 44% वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट बेटा, 44% इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, टू सोप बबल्स of radius r1 and r2 come in contact with each other, radius of curvature of the common surface between them। बेटा इस सवाल की खूबसूरती यह है कि यह सवाल इस साल के किसी जेई मेंस के किसी एक शिफ्ट में भी डायरेक्टली पूछा गया है ना, और ये आप क्लास के अंदर शायद याद भी करते होगे। अगर किसी बच्चे ने कभी नहीं सुना या नहीं पढ़ा तो मैं उनके लिए बता देता हूं कि एक्चुअली में होता क्या है। एक्चुअली में होता यह कि अगर ये एक बबल है और ये दूसरा बबल है और ये दोनों अगर कोलीज कर जाएं, कंबाइन हो जाएं, ठीक है, और दोनों बबल का रेडियस अलग है, मैं अपने मन से मान लेता हूं कि R1 इज ग्रेटर एंड R2 इज कंपैरेटिवली स्मॉलर, मैं अपने मन से मान लूं टू सो बबल ऑफ रेडियस R1 एंड R2 इन कांटेक्ट विद द रेडियस, है ना। अब आपने पढ़ा है एक्सेस प्रेशर इन अ बबल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय R1। इसका मतलब जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा उसका सरफेस मतलब उसका जो एक्सेस प्रेशर है वो कम होगा, तो इसका मतलब इस तरफ से जो लगने वाला एक्सेस प्रेशर है बड़े वाले बबल का वो कम है और छोटे वाले बबल का जो एक्सेस प्रेशर है वो ज्यादा होगा, मतलब दोनों का एक्सेस प्रेशर सेम नहीं है, ये कम है और ये ज्यादा है। इसीलिए होता क्या है कि फाइनली दिस सरफेस विल टेक सम दिस शेप, है ना, ये कॉमन सरफेस ऐसा शेप ले लेगा, क्लियर है। और इस कॉमन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उस रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आपसे पूछी जाती है, तो कुछ नहीं करना है आपको, आप लिख दीजिए 4s डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 4s, ऐसे लिख देता हूं, 4s डिवाइडेड बाय r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4s डिवाइडेड बाय बड़ा कौन है भाई r2 माइनस ऑफ 4s डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय R1, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं 4s से 4s मर जाएगा तो 1 अपॉन r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r इक्विवेलेंट R1 माइनस ऑफ R2 डिवाइडेड बाय R1 इनटू R2, और r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस ऑफ R2, दिस यू कैन रिमेंबर दिस एज अ रिजल्ट, तो R1 इनटू R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस ऑफ R2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या भाई, तो होता क्या है, तो ये आपका Q इज इक्वल टू, ये निकालने की मुझे तो जरूरत नहीं थी, वैसे आप लोगों को आना चाहिए, लेकिन चलिए मैं फिर भी बोल देता हूं, C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइडेड बाई M मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T लिख सकते हैं। Q के लिए हम क्या लिखते हैं, एनर्जी है भाई, Q इज द हीट एनर्जी, और एनर्जी कोई सी भी हो इसके लिए आप लिखेंगे ml स्क्वायर T टू द पावर माइनस ऑफ 2, M के लिए M लिखेंगे और टेम्परेचर के लिए आप लिखेंगे K, टेम्परेचर के लिए आप लिखेंगे K, तो M से M छमछम होता हुआ दिखाई दे रहा मुझे, और K ऊपर चला जाएगा तो L स्क्वायर T टू द पावर माइनस 2 K पे पावर माइनस 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाइए, Which of the following is constant in projectile motion? Horizontal component of velocity, vertical component of velocity, velocity of projection, all of this. Horizontal component of velocity जानते होगे, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल का। आगे बढ़िए, if angle between the force acting on a body and displacement of the body is obtuse, then the work done by the force is, by obtuse acute याद होगा आपको, obtuse मतलब एंगल becomes greater than 90, और अगर एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, वर्क डन विल बी नेगेटिव, सीधी बात। आगे बढ़िए,
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग ऑफ रेडियस r and mass m about an axis passing from edge of the ring and normal to the plane of the ring is। आपसे कह रहा है कि भाई साहब ये रिंग है, मैंने रिंग जानबूझ के ऐसा बना दिया ताकि आपको बात समझ में आए कि यहाँ पर जो एक्सिस पास हो रही है वो कहां से पास हो रही है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू एज एंड परपेंडिकुलर टू द रिंग, दिस इज द एक्सिस। तो इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, तो भाई आपको सेंटर के अबाउट इस एक्सिस के पास होने वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? हाँ सर पता है। ये दूरी कितनी है? ये दूरी r है। तो यहाँ पर mr स्क्वायर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट लिख दो, तो mr स्क्वायर प्लस ऑफ mr स्क्वायर हो जाएगा। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सेंटर के अबाउट mr स्क्वायर प्लस ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 2mr स्क्वायर। 2mr स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़िए। A cyclist moving towards east with a 10 meter per second, he makes 90-degree right turn without changing the speed. Find the average acceleration of the cyclist if it takes root 2 seconds in the changing the direction of velocity। बेटे आपको मालूम है कि अगर साइकिलिस्ट 90 डिग्री पे टर्न हो गया तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो गई। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि v2 माइनस ऑफ v1 दिस इज द चेंज इन द वेलोसिटी। तो अगर मैं इसका, और 90 डिग्री है इन दोनों के बीच का एंगल, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो आई राइट इट एज v2 का स्क्वायर प्लस ऑफ कितना, प्लस ऑफ v1 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ 10 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड विल बी द वेलोसिटी, राइट। अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट मींस 10 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2, दैट मींस इट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। Two balls are dropped from same height at an interval of 2 seconds. The separation between the two balls after 3 seconds. क्लियर है बेटे? तो आप मुझे एक बात बताओ कि दो बॉल्स को आपने ड्रॉप किया है, अब दोनों जो बॉल्स हैं वो दोनों बॉल सेम हाइट से ड्रॉप किए गए हैं, टाइम का गैप है इन दोनों में, ठीक है। दोनों बॉल सेम हाइट से ड्रॉप किए गए हैं फ्रॉम द सेम हाइट एट एन इंटरवल ऑफ 2 seconds। मतलब अगर मान लीजिए the separation between the two balls after 3 seconds of the drop of the second ball के ड्रॉप करने के 3 सेकंड के बाद, तो इसका मतलब सेकंड बॉल के ड्रॉप करने के 3 सेकंड के बाद का मतलब ये हुआ कि पहला बॉल 5 सेकंड चला है बस। अरे भाई पहला बॉल के बाद दूसरा बॉल जो है 2 सेकंड के बाद ड्रॉप हुआ है ना, इंटरवल ऑफ 2 सेकंड्स, मतलब पहला बॉल ड्रॉप हुआ, उसके 2 सेकंड के बाद दूसरा बॉल ड्रॉप हुआ, और दूसरे बॉल के ड्रॉप होने के 3 सेकंड के बाद आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो दूसरा बॉल तो सिर्फ 3 सेकंड चला, मगर जो पहला बॉल है वो 5 सेकंड चला या नहीं चला? बिल्कुल चला। तो दोनों का डिस्टेंस निकाल के डिफरेंस निकाल दो। कैसे निकालोगे? यूटी प्लस ऑफ हाफ एटी स्क्वायर, तो हाफ इंटू जी की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं, यहाँ पे गिवन भी है, चलो अच्छी बात है, मल्टीप्लाइड बाई 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 पंचे 125, 125 लिख दीजिए। और ये S2 की वैल्यू क्या लिखेगा? हाफ इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई ये दूसरा वाला बॉल कितना चला? 3 सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर तो 5, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, ठीक है। तो 8 125 माइनस ऑफ 45, दैट विल बी इक्वल टू 8080, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। हेवी यूनिफॉर्म रॉड इज हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट, इट इज स्ट्रेस्ड बाय इट्स ओन वेट, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। नहीं, बिल्कुल गलत बात, यूनिफॉर्म एवरीवेयर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर यूनिफॉर्म एवरीवेयर? यूनिफॉर्म एवरीवेयर क्यों नहीं हो सकता? यूनिफॉर्म एवरीवेयर क्यों नहीं हो सकता? ये रॉड है भाई साहब, ये रॉड अपने ही वेट की वजह से स्ट्रेच हो रहा है, और आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा जो वेट एक्ट होगा वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा, क्योंकि पूरे रॉड का वेट होगा। नहीं आई बात समझ में? भाई साहब ये अगर रॉड है, ये अगर रॉड है, तो इस पूरे रॉड का वेट कहां पे लग रहा है? यहाँ पर। जैसे जैसे नीचे आओगे वेट जो खींच रहा है वो कम होता जाएगा। यहाँ पर कुछ वेट है, यहाँ पर उससे ज्यादा है, यहाँ पर उससे ज्यादा है। तो जहां पर वेट सबसे ज्यादा होगा, तो आप देखिए वेट सबसे ज्यादा होगा, है ना, तो स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा, तो स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा, तो वहां पर इलोंगेशन सबसे ज्यादा होगी। तो इट इज स्ट्रेस्ड बाय इट्स ओन वेट, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड वहां पर कम होगा जहां पर स्ट्रेस सबसे ज्यादा या वेट सबसे ज्यादा है। तो स्मॉलेस्ट एट द टॉप एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस एट द डाउन। बिल्कुल सही बात है, सबसे कम ऊपर होगा, उससे नीचे बढ़ता जाएगा, क्योंकि वेट कम होता जा रहा है। वो वेट जो रॉड को खींच रहा है वो डिक्रीज करेगा ऊपर से नीचे आने में। आगे बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ वर्क टाइम कर्व रिप्रेजेंट्स। भाई साहब वर्क और टाइम का कर्व किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बताइए साहब, वर्क और टाइम का कर्व किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? भाई इसका स्लोप, तो इसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? बताइए बताइए फटाक से बताइए। तो सीधी सी बात है यार, फॉर्मूला लगा दो, मतलब वर्क लिख दो, टाइम लिख दो। अगर इसका स्लोप लेंगे तो स्लोप मतलब tan थीटा बराबर वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है? पावर होता है। तो पावर इज द करेक्ट आंसर।
राइट। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 37, अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 1000 न्यूटन मीटर स्टार्ट्स टर्निंग अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 200 kg मीटर स्क्वायर इनिशियली एट रेस्ट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड्स फ्रॉम द स्टार्ट विल बी। देखो सीधी बात है कि टॉर्क लगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको गिवन है, तो हम अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू टाउ बाई आई, टाउ बाई आई, टाउ की वैल्यू 1000, आई की वैल्यू 200, मतलब ये कितना हो गया 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। बिल्कुल सिंपल सवाल भाई, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है बिकॉज इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली एट रेस्ट देखो लिखा हुआ है 2 सेकंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ऑफ अल्फा इंटू टी। ओमेगा नॉट की वैल्यू 0, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 सेकंड मतलब 10 रेडियन पर सेकंड, 10 रेडियन पर सेकंड विल बी द एंगुलर वेलोसिटी। आगे बढ़ जाइए सर। चलिए सर अगला सवाल, एन आइडियल गैस इज ओबेइंग लॉ पी स्क्वायर वी इज इक्वल टू कांस्टेंट इफ गैस इज एक्सपेंडेड टू 2v नॉट देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज। ठीक है, अब मेरी बात समझो कि यहां पर आपको दे रखा है पी स्क्वायर वी इज इक्वल टू के, तो यहां से मैं v को ऐसे भी लिख सकता हूं k अपॉन पी स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। अब यहां पर एक बात समझो कि मैं ऐसे लिखूं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ऐसा लिख दूं। मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। सही है, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ सर ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहां से अगर मैं इस बात को समझू एन स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है और आर भी क्या है, कांस्टेंट है। हाँ सर, अच्छा यहां से मैं क्या कह सकता हूं, पी स्क्वायर की जगह मैं के बाई वी लिख सकता हूं, तो यहां पर मैं के बाई वी लिख दूं इस इक्वेशन से, यहां के बाई वी लिख दूं तो एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, दिस ऑल टर्म्स आर कांस्टेंट, ये वी स्क्वायर, तो ये वी से वी छमा गया। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि इस पूरी इक्वेशन से मुझे ये साफ नजर आ रहा है कि टी स्क्वायर बाई वी इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, टी स्क्वायर बाई वी इज अ कांस्टेंट, टी स्क्वायर बाई वी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, मतलब इस पूरी इक्वेशन से मुझे ये निकल के आया कि टी स्क्वायर बाई वी इज ए कांस्टेंट। अब आपसे कह क्या रहा है, आपसे कह रहा है गैस एक्सपेंडेड टू 2v नॉट देन द फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है, तो फाइनल टेम्परेचर बताना और इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट मानना है, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट मानना है, तो टी नॉट का स्क्वायर अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू टी का स्क्वायर अपॉन 2v नॉट, ऐसा ही हो जाएगा। तो ये v नॉट से v नॉट कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी नॉट का स्क्वायर और t इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ टी नॉट, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये बेहतर सवाल है। आगे बढ़ते हैं। Assertion, the equation of trajectory of motion of an object moving in xy plane is function of time। फिर है, ठीक है, the equation of trajectory of motion of an object moving in xy plane is a function of time। अच्छा साहब, function of time, अच्छा। और उसके बाद the trajectory of an object moving under the acceleration always be a straight line। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ये दोनों बातें ही गलत हैं भाई। ठीक है, ये दोनों बातें गलत है, फंक्शन ऑफ टाइम थोड़ी होता है, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो होगा वो एक्स वाई के बीच का रिलेशन होगा, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। और ट्रैजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेशन, अगर मूविंग अंडर द एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन होगा तो ट्रैजेक्टरी कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती है। इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। आगे बढ़ जाते हैं। अ स्विमर विशेस टू क्रॉस। अब भाई साहब ये इस तरह का सवाल हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, पहले के पेपर में भी आपको इस तरह का सवाल दिखाई दिया है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, आपको याद हो तो इस तरह का सवाल पहले भी दिखाई दिया है ना। तो क्या बोला है, स्विमर विशेस टू क्रॉस अ 500 मीटर रिवर फ्लोइंग एट अ 5 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी स्पीड ऑलरेडी आपको वाटर के रिस्पेक्ट में गिवन है। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर, आप सबको मालूम है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम का मतलब होता है कि भैया आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम को आपको मिनिमम करना है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलरली सीधा सीधा क्या कर लो, एक नदी के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ परपेंडिकुलरली आगे भागना शुरू कर दो, तो आपका जो टाइम होगा वो क्या होगा, आगे अगर आप भागना शुरू कर दोगे तो टाइम क्या होगा उस केस में, शॉर्टेस्ट होगा। अब उस शॉर्टेस्ट टाइम की वैल्यू क्या होती है, तो शॉर्टेस्ट टाइम की वैल्यू देखिए, जब आप सीधा सीधा ऐसे जाएंगे, सीधा सीधा ऐसे जाएंगे तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे
लिखेंगे भाई साहब नदी को क्रॉस करने वाली डिस्टेंस, तो दैट विल बी इक्वल टू 500 मीटर विच इज द विड्थ ऑफ द रिवर, और 500 मीटर को हाफ किलोमीटर लिख सकते हैं। और विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो स्पीड है हमारी वो ऑलरेडी 3 किलोमीटर पर आवर है, तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आधा डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1/6, 1/6 आर हो गया ये। और इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 मिनट आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। एट व्हाट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी हाफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस। भाई अर्थ सरफेस पे वैल्यू कितनी होती है, जी होती है। ठीक है, तो कितने डेप्थ पे जी से आधा हो जाएगा, इसका मतलब जी की वैल्यू हमें चाहिए g/2 इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस ऑफ d/r। ठीक है, जी से जी खत्म हो गया, तो यहाँ पे आ गया सर d/r, d/r की वैल्यू हो गई 1 माइनस ऑफ 1/2, मतलब ये 1/2 हो गया। मतलब ये कितना हो गया, d/r इज इक्वल टू कितना, तो d/r इज इक्वल टू 1/2। तो आपको d निकालना है, तो d इज इक्वल टू r/2, r/2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाइए। अब आपसे क्या कह रहा है, क्या कार ट्रैवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड कैन बी स्टॉप्ड in a distance of 30 meter under the constant retardation. What would be the stopping distance for the car while traveling at 30 meter per second under the same retardation? भाई सीधा सीधा आपको पता होगा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। अगर मैं रोक रहा हूं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कैन बी रिटन एज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2a। सीधा सीधा इसका इस्तेमाल करो, u स्क्वायर बाई 2a, राइट। तो आपसे s1 क्या कह रहा है, s1 की वैल्यू कितनी दे दिया उसने, 30 दे दिया है ना। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, तो s1 की वैल्यू 30 है, 30 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर है। दूसरे की वैल्यू बताना है, दूसरे में स्पीड कितना है, 30 का स्क्वायर है। ठीक है साहब, ये 30 का स्क्वायर है ना, ऐसा कुछ कुछ है। तो आपको s की वैल्यू चाहिए, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ s। s की वैल्यू क्या हो गई, 30 इंटू 30 का स्क्वायर। ठीक है, 30 का स्क्वायर मतलब 900 डिवाइडेड बाई 400, तो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल हो गया सर, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 15 30। ठीक है, तो और कुछ कट सकता है क्या, और कुछ कटेगा क्या, देख लो भाई। तो 15 9 9 5 45। ठीक है, ये सही है ना, ठीक है। 135 डिवाइडेड बाई 2, 135 135 मतलब 135 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 67.5 मीटर। मेरे हिसाब से तो ये आंसर आएगा 67.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अ वेव ट्रांसपोर्ट ओनली मोमेंटम, अ वेव ट्रांसपोर्ट ओनली एनर्जी। दोनों बातें गलत है भाई, अ वेव ट्रांसपोर्ट बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, ये बात सही है भाई। वेव कहते ही उसको है जो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम दोनों को साथ कैरी करे। अच्छा, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विद 40 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 8 सेकंड्स। यार एकदम सिंपल सवाल है भाई, बॉडी को प्रोजेक्ट किया आपने वर्टिकली अपवर्ड विद 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड से आपने ऊपर की ओर फेंका है। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 8 सेकंड्स। 8 सेकंड्स में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो एक बात यहां पर, एक बात सोचनीय है, एक बात सोचनीय है कि भाई इस बॉडी को ऊपर जाने में, मतलब अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में जो टाइम लगा वो कितना है, क्या वो 8 सेकंड है या 8 सेकंड से कम है। क्योंकि अगर ये बात डिस्टेंस की है तो हमें ये चेक करना जरूरी है कि इन गिवन टाइम बॉडी रिटर्न होने लगा है या नहीं। अगर रिटर्न होने लगा तो फिर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कैलकुलेट होगा, लेकिन अगर रिटर्न नहीं हुआ है तो फिर तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए स्क्वायर से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हो, डिस्टेंस नहीं। क्लियर है, तो इसलिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि 40 मीटर पर सेकंड से अगर फेंका है तो इसकी वेलोसिटी कितनी देर के बाद जीरो होगी। तो आपको मालूम है फेंका है आपने, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी ही है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी है। तो टी की वैल्यू कितनी होगी भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो। फाइनल वेलोसिटी हमें क्या करना है, जीरो करना है, फाइनल वेलोसिटी जीरो करना है। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40/10। इसका मतलब इसको टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा दैट टाइम विल बी इक्वल टू 4 सेकंड। 4 सेकंड में ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, इसका मतलब 8 सेकंड में ये वापस ग्राउंड पे होगा। ठीक है, अब चूंकि डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो 4 सेकंड में निकाल दो, डबल कर दो, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया, ut, u का मतलब 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई कितना, मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम की वैल्यू कितनी 4 सेकंड में निकाल लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 4। ठीक है भाई साहब, माइनस ऑफ हाफ इंटू जी, जी की वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर तो ये 16 16 पंचे 80। ठीक है, 4 चौके 16,
40 चौका तो 160, 160 80 तो 80, ये 80 तो जाने जाने का है, लौटने का भी तो 80 होगा, तो टोटल डिस्टेंस 180 हो जाएगा। राइट बेटे, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं बेटे, एकदम पक्की बात है, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताना है। सब कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा साहब, बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह रे वाह। अब देखिए साहब, आखिरी का सवाल, और ऐसा सवाल मैं पहले भी करा चुका हूं सर। अ पार्क इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर हैज एन एरिया ऑफ इतना, द साइड ऑफ द पार्क, ये पहले भी करा चुका हूं, फिर भी अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन ये पहले करा चुका हूं मैं। पार्क का जो एरिया है वो कितना है, 100 है। आपको मालूम है स्क्वायर शेप का पार्क है, तो आपका जो एरिया है वो साइड लेंथ का स्क्वायर होगा, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर ऑफ एरिया, रूट अंडर ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। अब आपसे क्या कह रहा है, ये तो 10 आ गया, मगर हमें मालूम है कि भैया एरिया है, तो आप देखिए सर, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो देर इज एन एरर इन एरिया, तो देर विल बी एन एरर इन लेंथ। क्या लिखिएगा, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल बाई एल अगर फ्रैक्शनल एरर आपको चाहिए यहां पर, तो ये क्या लिखेगा, हाफ इनटू डेल्टा ए बाई ए। डेल्टा ए इज द फ्रैक्शनल एरर इन एरिया 0.4 डिवाइडेड बाई 100, ये कर लीजिए आप, ये वैल्यू निकल आएगी आपको, जो वैल्यू ये निकल आएगी, और 10 प्लस ऑफ ये आ जाएगा सर आपका 0.02, तो इसका मतलब ये वाला जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात? तो चलिए साहब, इसका हम फिर से फर्दर अगले टेस्ट का सोल्यूशन लेके प्रस्तुत हो जाएंगे आपके सामने, तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए एकदम जबरदस्त तरीके से। ओके, थैंक यू।